नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूँ जीती मीडिया हिंदी पर। और आज हमारे साथ जो मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं उनका नाम है खेमचंद शर्मा जी और वो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है। जी खेमचंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। जी अ, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, अपने दर्शकों की तरफ से भी ये जानना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मेरे परिवार में भी सब ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपके दर्शकों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मैं जी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आने वाले समय में भी हम सबको अच्छा रखे, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे। जी खेमचंद जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही रखूंगा कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें की गई, जिसमें से ये कहा गया कि जिन मंत्रियों की छुट्टी की गई है उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था या उनको कोई राज्यपाल जैसा दायित्व दिया जा सकता है। कुछ मंत्रियों को ऐड किया गया ये कहते हुए कि ये लोग अच्छा काम करेंगे उस सेक्टर्स में, जैसे रेल मंत्रालय बदल दिया गया। ठीक है, कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया युवाओं के नाम पे कि ये युवा हैं, मोदी जी की टीम को मजबूत करेंगे। लेकिन एक सवाल, चूंकि आप दिल्ली से हैं, सबसे पहला यही रहेगा कि दिल्ली का तो प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया केंद्र सरकार में। एक हर्षवर्धन जी थे, वो भी चले गए। मीनाक्षी लेखी हालांकि आई हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं है वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में लगातार पहले भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से सरकार में आते रहे और सरकार से ऑर्गेनाइजेशन में आते रहे और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को अलग-अलग समय पे जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी में लगातार डिस्कशन चलते हैं, लगातार बातचीत चलती है, लगातार संवाद चलता है और उस संवाद के अनुसार कार्यकर्ताओं की बातचीत के अनुसार, जरूरतों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते हैं। ये बदलाव भी वैसे हुए। रही दिल्ली की बात, तो आपको मैं बता दूं, हरदीप सिंह पुरी जी दिल्ली में ही उनका जन्म हुआ है, दिल्ली में ही उनकी एजुकेशन हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ली है और वो अपने आप को दिल्ली वाला मानते हैं। वो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पहले भी दिल्ली का टेक्निकली देखा जाए तो एक ही कैबिनेट मिनिस्टर रहा। उस समय तक विजय गोयल जी वहाँ पे मिनिस्टर रहे, लेकिन विजय गोयल जी एमपी कहाँ से थे? राजस्थान से। तो अब भी एक मिनिस्टर शुद्ध रूप से मीनाक्षी जी दिल्ली से हैं। दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, वो भी अपने आप को दिल्ली वाला मानते हैं, तो हम 2 मान सकते हैं। तीसरा, दिल्ली में सभी मंत्री यहाँ पे रहते हैं। इवन भूपेंद्र यादव जी, ज्यादातर उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली में रहता है और वो भी टेक्निकली आप देखो तो वो भी दिल्ली वासी हैं। तो दिल्ली में मंत्रियों की रिप्रेजेंटेशन कम या ज्यादा उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिल्ली के पास तो पूरा मंत्रालय, पूरा कैबिनेट ही यहाँ पे रहता है और दिल्ली वासियों के लिए उनका एक्सेस भी है, दिल्ली वासी उनसे मिल भी सकते हैं और दिल्ली वासियों को उनका लाभ भी मिलता है। जी। अश्विनी वैष्णव जिनको रेल मंत्रालय दिया गया, उनका आपको नहीं लगता कि एंट्री जो हुई है पैरासूट एंट्री हुई है? क्योंकि बेशक वो अच्छे आईआईटीएन हो सकते हैं, आईआईएम के स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक एक लीडरशिप, एक मंत्रालय संभालना, क्या आपको लगता है वो बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि ये सबसे चौंकाने वाला नाम रहा है जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बाकी सभी प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, ये थोड़े अलग हैं। तो इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है ये रेलवे को उस तरीके से आगे ले जा पाएंगे या इसको रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम माना जाए? ये मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छे तरीके से वो रेलवे को संभालने उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे तरीके से एज एडमिनिस्ट्रेटर काम किया है, एज एमपी भी उनका बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उनकी जो एजुकेशन है हम सभी जानते हैं। एक उनका एक्सीलेंट उनका एक एजुकेशन बैकग्राउंड है और इन सब का लाभ हमारे रेलवे डिपार्टमेंट को मिलेगा, रेलवे मिनिस्ट्री को मिलेगा क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटी होती है और हमें फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाने के लिए एक ऐसा विजन चाहिए, एक ऐसा रोड मैप चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको समझ सके और समझने के बाद उस टीम के साथ डिस्कस कर सके, इंटीग्रिटी पे डिस्कस कर सके, उनके जो प्लस और माइनस है उस पर डिस्कस कर सके। मेरे को ऐसा लगता है कि रेलवे मिनिस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है और सोच समझ के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। जी, अब एक सवाल और, आप लोग लगातार दिल्ली में पानी को लेकर के हंगामा मचा रहे हैं, क्या बात है? अब यमुना नदी के तट पे बसा शहर अब वो पानी के लिए लड़ाई करेगा? देखिए, दुखद है कि यमुना नदी के तट पे बसा हुआ शहर भी आज पानी के लिए त्राही-त्राही कर रहा है। आज दिल्ली में जब 90 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है और एक नया रिकॉर्ड बन रहा है गर्मी का, वैसे ही आज दिल्ली में पानी की कमी का भी एक घटिया रिकॉर्ड बन रहा है। आज लगभग 40% से ज़्यादा दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है।
वो या तो बोरिंग का पानी, गंदा पानी पी रहे हैं, या फिर टैंकरों से पानी पी रहे हैं, या खरीद के पानी पी रहे हैं। लेकिन जो पानी उनको नल के माध्यम से मिलना चाहिए था, जो केजरीवाल जी ने उनको वायदा किया था वो पानी मिलना चाहिए, तो पानी नहीं मिल रहा है। इवन जिन कॉलोनियों में 24 घंटे पानी आता था, अच्छा पानी आता था, आज वहाँ पे भी जो पानी की क्वालिटी है वो ड्रास्टिकली गिरी है, और पानी की अवेलेबिलिटी भी 24 घंटे से मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे रह गई है। आपको मैं अच्छी कॉलोनियों के नाम बता सकता हूँ। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जहाँ पे रीसेटलमेंट कॉलोनी है, जहाँ पे हमारे यूपी, बिहार और मजदूर भाई-बहन रहते हैं, वहाँ पे पानी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और सबसे ज़्यादा दुखद क्या है, केजरीवाल जी दिल्ली में बिजली और पानी की वजह से आए, और कहते थे पहले कि मैं जैसे ही आऊँगा दिल्ली से टैंकर माफिया को खत्म कर दूँगा। 2014 में या 2014 से पहले लगभग मोटा-मोटा 1100 करोड़ रुपए, 1109 करोड़ रुपए टैंकर वालों को दिया जाता था, जिस पे इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और बोला कि शीला जी टैंकर माफियाओं को पैसा देती हैं। आज जब आम आदमी पार्टी दावा करती है कि 93% दिल्ली में पाइपलाइन पानी की सीधी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सप्लाई होती है, उस स्थिति में भी 1800 करोड़ रुपए टैंकर माफियाओं को दिया जा रहा है। अगर 1800 करोड़ आप टैंकर वालों को दे रहे हैं, तो या तो आपका 93% का आंकड़ा गलत है, या फिर आपका 93% का आंकड़ा सही है, तो 1800 करोड़ का आप घपला कर रहे हो उन माफियाओं के साथ मिलके। आप जबरदस्ती से, जरूरत नहीं है फिर भी आप पानी दे रहे हो। हकीकत ये है कि टैंकर माफियाओं के साथ कमीशनखोरी भी की जा रही है। दूसरा, जितना पानी दिल्ली को देना चाहिए उतना पानी नहीं दे रहे हैं। तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, पिछले 6 साल में आदरणीय केजरीवाल जी ने 47,000 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड को दिया है ग्रांट के रूप में, और उसमें से 26,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। उसका कुछ अता पता नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं, उसका कोई इन्होंने डिटेल नहीं दिया कि वो पैसा कहाँ खर्चा किया है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कि इन्होंने ना तो यमुना जी की सफाई की, और हम सभी जानते हैं दिल्ली में ऐसा नहीं कि अगर इनका प्लान हो, अगर इनका रोड मैप हो, अगर इनका विजन हो कि दिल्ली में पानी की कमी हो या दिल्ली में पानी की व्यवस्था ना हो। दिल्ली में हम देखते हैं जब बारिश होती है पूरी दिल्ली पानी-पानी हो जाती है, हर जगह पानी भर जाता है। आपने देखा होगा बस डूब गई, गाड़ी डूब गई। आप देखते हैं हर साल जब बारिश होती है तो ये चित्र हमारे सामने आते हैं। अगर केजरीवाल जी ने 47,000 रुपए का सदुपयोग किया होता, तो वाटर रिजर्वियर बना सकते थे, आराम से वाटर रिजर्वियर बना सकते थे, और उस पानी का यूज दिल्ली की जनता को पीने के लिए हो सकता था, और उससे दिल्ली का जो जल स्तर गिर रहा है, जो जमीन का जल स्तर गिर रहा है, वो भी नहीं गिरता। लेकिन इनको वो काम तो करना नहीं। इनको क्या है, जब पानी की कमी होती है तो ये हरियाणा को दोष देने लग जाते हैं, यूपी को दोष देने लग जाते हैं, अपना काम नहीं करना। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया, हम केजरीवाल का जो बिग फेल्योर है उसको जनता के सामने ले जाएंगे, हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, केजरीवाल जी को मजबूर करेंगे कि वो दिल्ली को शुद्ध पानी दें, पूरा पानी दें, प्रचुर मात्रा में पानी दें, ताकि जो दिल्ली की जनता है कम से कम जो बेसिक नीड है पानी की, उसके लिए वो परेशान ना हो। जी, आप कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। लड़ाई तो आपकी पहले दिन से ही जारी है, लेकिन वो क्या है ना, वो कहते हैं कि वो झूठ भी बोले तो वफा, आप सच बोले तो भी जफा। तो ये चीजें जो हो रही हैं कि मतलब आप पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना। दिल्ली के लोग तो केजरीवाल को फिर भी पसंद कर रहे हैं, दोबारा बहुमत में लेकर के आए। और एमसीडी में आपकी जो आपकी पार्टी जो एमसीडी में बहुमत में है, उसको लेकर के भी केजरीवाल माहौल बनाने में लगे हुए हैं, और वो उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार एमसीडी में भी उनकी जीत होगी। और ये तो पूरे देश ने देखा कि 2 बार वो जीत के आए। तो आप लोग भरोसा जीतने में क्यों मतलब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं दिल्ली के लोगों की, ये सबसे पहला सवाल बनता है। दूसरी बात, लड़ाई आपकी जारी है, लेकिन क्या लड़ाई किस मोड़ पे पहुंचेगी, निर्णय उसका निर्णायक जो क्षण होगा वो क्या होगा, ये भी तो महत्वपूर्ण हो सकता है ना। तो बस ये जानना चाहूंगा कि क्या वजह है जहां आप लोग केजरीवाल से पिछड़ जा रहे हैं। उनके आप लोग उनके दावों को झूठ साबित करते हैं, लेकिन वो जनता तक किस रूप में पहुंच रही है, ये समझना है थोड़ा। मेरे को ऐसा लगता है और भाई मैं भी जनता के बीच में रहता हूँ, जनता आज भी मैं आंदोलन में था। जनता केजरीवाल से खुश नहीं है, क्योंकि बिजली में भी 200 यूनिट के बाद जैसे ही यूनिट बढ़ती है लोगों को डबल बिल देना पड़ रहा है। सोसाइटी में भी ज्यादा बिल आ रहा है। पानी की समस्या ये है कि पानी में भी जो उन्होंने बोला फ्री पानी 2000 लीटर से ऊपर जैसे ही पानी होता है तो लोगों को पानी के डबल बिल देने पड़ रहे हैं। पानी की क्वालिटी खराब हो गई, पानी की अवेलेबिलिटी खराब हो गई है। और रीसेटलमेंट कॉलोनी में तो इतना हाल है कि वहां पे टैंकर से भी पानी नहीं मिल पा रहा है। टैंकर को सरकार भी पैसा दे रही है और जो लोग पानी लेते हैं वो भी पैसा दे रहे हैं।
आज लोग तो खुश नहीं है। हाँ, इन्होंने जरूर एक ख्याली पुलाव बनाया हुआ है, या गांव में कहते हैं जो गन्ने का खेत होता है ना, उसमें पताई निकलती है, गन्ने का जो पत्ता होता है पताई होती है, बहुत हल्की होती है, उसका इन्होंने पहाड़ बनाया हुआ है। कितना भी ऊंचा पहाड़ बना लो, वो ऐसा है होता है, हल्की सी हवा चलते हुए पूरा पहाड़ टैसनेस हो जाता है। वैसा ही इन्होंने पताई का पहाड़ दिल्ली में बनाया हुआ है मीडिया की मदद से, क्योंकि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट का जो काम कर रहा है वो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, प्रमोशन डिपार्टमेंट, पीआर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास अथाह बजट है, और इतना बजट है कि वो अनाप शनाप एडवर्टीजमेंट दे सकता है, अनाप शनाप पैसे दे सकता है, और उसके तहत मीडिया में अपने हिसाब से वो आर्टिकल सेट करा सकते हैं, अपने हिसाब से परसेप्शन बना सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। ग्राउंड पे लोग त्रस्त हैं, ग्राउंड पे लोग गुस्से में हैं। लोगों ने देखा कि केजरीवाल जी ने बिजली पानी की तो व्यवस्था की नहीं, उन्होंने मेडिकल की व्यवस्था भी नहीं की। 47,000 करोड़ का उनका मेडिकल का भी पिछले 6 साल का बजट है, लगभग 47,000 करोड़ का भाई। और पिछले साल का जो बजट उनका लगभग 9,500 करोड़ का है। ना कोई नया हॉस्पिटल बना पाए, ना नए बेड स्टेब्लिश करा पाए, ना ऑक्सीजन के उन्होंने प्लांट लगाए, कोई भी व्यवस्था नहीं, इवन वो ट्रांसपोर्ट तक की व्यवस्था नहीं कर पाए लोगों लेकिन के वो सामने। तो लेकिन वो तो ये कह रहे थे कि हम दिल्ली को सिंगापुर और लंदन जैसा बना देंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी। आपको फिर कहाँ शायद कमी पता रह नहीं, गई? आपको शायद जानकारी हो या ना हो, उन्होंने दिल्ली को लंदन बना दिया। लंदन में जिस तरीके से 4 या 5 बजे तक शराब पी जाती है, दिल्ली में भी अब 4 या 5 बजे तक खुली शराब मिलेगी। और आप बाहर पियो, आप घर में पियो, आपको हर जगह, हर मोहल्ले में आपको शराब के ठेके मिल जाएँगे। तो नशे में तो उन्होंने ज़रूर दिल्ली को लंदन के बराबर ला दिया है। फैसिलिटी में तो नहीं ला पाएँगे, मेरे को ऐसा लगता नहीं, दूर-दूर तक वो उसके आस-पास भी नहीं। लेकिन नशे में उन्होंने दिल्ली को लंदन ज़रूर बना दिया है, और उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में कर देंगे। एक चीज ये भी है ना कि अब वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो हमने बहुत काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, ऐसा काम जो पहले किसी ने नहीं किए। अब दिल्ली को वो लंदन और सिंगापुर जैसा बनाने के बाद अब वो शिफ्ट कर रहे हैं यूपी की तरफ। उनके पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार यूपी में एक्टिव है, राम मंदिर में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि पुख्ता सबूत है उनके पास घोटालों की। और वो दिल्ली में माफ कीजिएगा, यूपी में अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं, और तमाम गोलबंदी करने में लगे हैं, वो धावा बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, संजय जी जो कर रहे हैं वो अपनी फितरत के अनुसार कर रहे हैं। संजय जी के बारे में हम सब जानते हैं, वो टिकट ब्लैक करते थे, वो ब्लैकिया हैं। वो फ़िल्म की आप कह सकते हैं जो पिक्चर हॉल होती थी उसके सामने खड़े होते थे, एक्स अमाउंट में टिकट लेते थे, और उसको 2x करके 3x करके वो टिकट बेचा करते थे। उसी फितरत के अनुसार वो आज राजनीति कर रहे हैं। उनकी फितरत बहुत अच्छी नहीं है, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, उनकी संस्कृति या उनकी शिक्षा-दीक्षा या उनका जो लालन-पालन, या आप कह सकते हो कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो जो उनकी लो लेवल वैल्यूज़ हैं उसी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी चंदे के लिए प्रचार-प्रसार नहीं किया, ना ही उन्होंने राम मंदिर में योगदान देने के लिए कभी कोशिश की, लेकिन बदनाम करने के लिए गलत डॉक्यूमेंट, गलत फैक्ट के अनुसार उन्होंने पब्लिक के सामने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन फैक्ट सबके सामने है। किस तरीके से बरसों पहले वो जमीन बेची गई। जब इवन छोटी सी रोड बनती है, उसके बाद जमीन के रेट डबल हो जाते हैं, तो वहाँ पे तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसके अलावा हज़ारों करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे एक टूरिज़्म का हब बनने वाला है। तो ऑब्वियसली है कि ज़मीन के रेट वहाँ पे बढ़ने वाले हैं, 10 गुना भी हो सकते हैं, 20 गुना भी हो सकते हैं। और जो प्राइम प्रॉपर्टी है, जो मंदिर के उपयोग की है, जो मंदिर की सीमा में आती है या मंदिर के उपयोग में लाई जा सकती है, तो उसका वहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। हमने देखा सारा बैंक ट्रांज़ैक्शन से हो रहा है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से डॉक्यूमेंट बने हैं, गवर्नमेंट को फीस दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस दी गई है, कोर्ट फीस दी गई है। इसमें कोई भी शक और शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उनकी तो फितरत ही वो है चोरी करने वाली, तो चोर तो ये चोरी करेगा ही, उसी तरीके की बात करेगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये खुद क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी, कितना बड़ा घोटाला ये लोग कर रहे हैं। दिल्ली में 1000 ये डीटीसी बस का ऑर्डर देते हैं, और उसकी कीमत कितनी होती है? लगभग 900 करोड़ के आस-पास। और जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उसकी कोई गारंटी होती है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। तो बसों की भी गारंटी होगी। लेकिन गारंटी पीरियड में ही इंटरेस्टिंगली 3,500 करोड़ का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है मेंटेनेंस का। देखिए कितना बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको उजागर किया, एलजी के पास ले गए। अब इसकी जांच चल रही है कि अरे भैया, आपको कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आपने नया आइटम खरीदा, नई कोई चीज खरीदी, गाड़ी खरीदी, बस खरीदी, तो उसका गारंटी पीरियड में आप मेंटेनेंस पे करोगे, गारंटी पीरियड में आप दूसरी कंपनी को पैसा दोगे।
वहां पे कमीशनखोरी करनी थी, इन्होंने बड़ा घोटाला किया। वैसा ही बड़ा घोटाला इन्होंने अभी जो इनकी जो शराब की जो इनकी लिक्विड पॉलिसी है उसके माध्यम से ये कर रहे हैं। एक इन्होंने जो ठेके थे उसको सुकड़ के 2-3 लोगों को देना शुरू कर दिया। उसपे इन्होंने 2-3 लोगों को देंगे तो उनसे कमीशनखोरी ज्यादा करेंगे। ठेके पहले ऐसी 80 से ज्यादा कंपनियां थी, ऐसे 80 से ज्यादा एरिया थे जो बड़े एरिया जहाँ पे हम सोचते थे कि रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे ठेके नहीं खुलेंगे या लोगों ने मना किया हुआ। अब ये हर ब्लॉक में कम से कम 2 से 3 ठेके खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या हाल होगा? वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी? वहाँ बहन-बेटियों के साथ क्या होगा? अभी आप देखिए जो ठेके हैं किस तरीके से वहाँ पे माहौल होता है। शाम को लंबी-लंबी लाइनें होती हैं और लाइन इसलिए भी होती है कि कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग बाहर पी रहे हैं, बगल में पी रहे हैं, अनाप-शनाप कामें कर रहे हैं, उल्टे-सीधे चीजें कर रहे हैं, उनका आचार व्यवहार बिल्कुल खराब है। तो ये दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना चाहते हैं ताकि लोग नशे में डूबे रहें, ये अपनी लूट करते रहें, ये फ्री में कुछ-कुछ चीजें देंगे, लोगों को बहकाएँगे, ये राज करते रहें। ये दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली को जो दिल्ली देश की राजधानी है, जो टॉप पे रहनी चाहिए, जो चमकनी चाहिए, उसके लिए इनका कोई विज़न नहीं। आप देखेंगे कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आज तक इन्होंने नहीं की, ना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने हेल्थ में करी, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में करी, ना ही एजुकेशन में करी। कोई भी नया कॉलेज दिल्ली में 6 साल में नहीं बना पाए। ये लंबी-लंबी डींगे मारते हैं। स्कूल में भयंकर तरीके से 9th और 10th पे बच्चों के ड्रॉप आउट हैं सरकारी स्कूल्स में। साइंस के टीचर्स मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं है। मैथ और साइंस जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, उनके टीचर इनके स्कूल्स में नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रचार के माध्यम से ये राज करना चाहते हैं, प्रचार के माध्यम से अपनी राजनीति को चलाना चाहते हैं। लेकिन जैसा हम कहते हैं गाँव में कि भई जो पताई का जो पहाड़ है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, जैसे ही हवा आती है उसकी सच्चाई सामने आ जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी चौड़ा हो, लेकिन जब हवा आती है तो उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो केजरीवाल जी की सच्चाई धीरे-धीरे लोगों के सामने आ गई है और ऐसा नहीं, केजरीवाल जी को 2019 में मुँह की खानी पड़ी। लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि केंद्र में ये कुछ कर सकता है। 7-0 से हारा, बुरी तरीके से हारा। 2017 के एमसीडी इलेक्शन में हारा, केजरीवाल तो सीएम थे ना तब, सीएम रहते हुए हारे। स्टेट में भी क्या हुआ कि वोटों का एक ध्रुवीकरण हुआ, कांग्रेस 0 हो गई। कांग्रेस का एक काफी बड़ा वोट परसेंटेज दिल्ली में होता था। 0 होने की वजह, ध्रुवीकरण होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा, वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन ध्रुवीकरण की वजह से ये जीत गए। अब भारतीय जनता पार्टी उस पे काम कर रही है, लोग भी समझ रहे हैं और मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले एमसीडी इलेक्शन में भी हम जीतेंगे और आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें केजरीवाल जी को मुंह की खानी पड़ेगी। जी, तो आपने सुना खेमचंद शर्मा जी ने हमसे सभी मुद्दों पर खुल के बातचीत की और आपकी बातचीत उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी। दर्शकों से भी हमारा निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये बातचीत उनको कैसी लगी और हमारे वीडियोस को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि पता चले कि राजधानी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और खेमचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे आए, हमसे बातचीत किए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी बातें बताई। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूथ टीम हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, पॉजिटिव चीजें लोगों के सामने ला रहे हो, सच को लोगों के सामने ला रहे हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, फिर राधा रानी आप पे कृपा बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.